समुद्री हवा दुबई की ओर बढ़ रही थी। इन दोनों विपरीत दिशाओं की हवाओं का आमना सामना दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक ऊपर हुआ। इस घटना के कारण हवा अचानक अपनी दिशा या गति बदल गई, जिसे हम विंड शीयर कहते हैं। अगर कोई विमान इस विंड शीयर में चला जाए तो उसकी स्पीड अचानक गिर सकती है या वह नियंत्रण खो सकता है। कभी तेज हवा उसे ऊपर धकेलती है तो कभी अचानक नीचे गिरा देती है, और पायलट्स के पास प्रतिक्रिया देने के लिए मुश्किल से कुछ सेकंड्स ही होते हैं। एयरहोस्टेस की फ्लाइट और हर कोई अपनी क्रू को इस दृश्य खतरे की तरह देख रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी दुबई के एक तरल यात्री थे जिनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। वे यूएई से थे और उनके पास करीब 7,400 घंटे का उड़ान अनुभव था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर जेरी बेल ऑस्ट्रेलिया से, जिनके पास करीब 8,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। दुनिया भर के हजारों पायलट्स की तरह उनका रिकॉर्ड साफ सुथरा था, और एमिरेट्स जैसी दुनिया की टॉप एयरलाइनों में इतना अनुभव और साफ रिकॉर्ड होना खुद में एक भरोसे की गारंटी माना जाता है। लेकिन कभी कभी किस्मत और हालात मिलकर सबसे अनुभवी हाथों को भी चुनौती देने लगते हैं। और उस दिन दुबई के आसमान में फिर एक प्लेन उड़ने वाला था। एमिरेट्स फ्लाइट 521 अब दुबई एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुकी है। लैंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस फ्लाइट को रनवे वापस उड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक अजीब स्थिति बन चुकी है। इस रनवे पर लगभग 13 मिनट तक चल रही है, लेकिन पीछे से तेज हवा चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसी रनवे के उल्टी दिशा वाले छोर पर रनवे 30 राइट पर भी लगभग उतनी ही टेलविंड बना कर रखी है। ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है, जब दोनों दिशाओं से हवाएं पीछे से धकेल रही हों। और इस विंड हवाओं से रनवे के ठीक बीचों बीच एक खतरनाक जाल बुन गया है। विंड शीयर के तहत फ्लाइट 521 के ठीक पहले कई अन्य विमानों ने भी इसी रनवे पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वे विंड शीयर से टकराए, उन्हें लैंडिंग बीच में छोड़कर दोबारा ऊपर उतारा गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन दोनों फ्लाइट्स ने एक किसी को इसकी वजह नहीं बताई, ना ही किसी को कुछ नहीं पूछा, ना ही यह कहा जाने लगा कि फ्लाइट 521 के पायलट्स ने कुछ नहीं बताया। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर सिर्फ यही जानते थे कि हल्की से गर्म हवा मिल रही है, लेकिन जो कुछ रनवे पर उनका इंतजार कर रहा था वो इससे कहीं ज्यादा था। लेकिन के बावजूद फ्लाइट 521 का फाइनल रनवे एकदम साफ नहीं दिख रहा था। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई चेतावनी नहीं। दुबई समय अनुसार दोपहर के 12:37 पर विमान रनवे के ठीक ऊपर पहुंचता है, सही स्पीड पर, सही ऊंचाई पर। लेकिन तभी तेज हवाएं इतनी तेजी से चलने लगती हैं कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। वे विमान की नाक थोड़ी ऊपर उठा देते हैं, जिसे फ्लेयर करना कहते हैं, लेकिन ये कदम कुछ सेकंड्स जल्दी हो जाता है। नतीजा, विमान रनवे के ऊपर ज्यादा देर तक तैरने लगता है। फ्लाइट पार होने लगता है। रनवे का ये भाग, लगभग 900 मीटर हिस्सा टचडाउन जोन मार्क किया गया है। यहीं पर विमान को जरूर उतर जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे तुरंत लैंडिंग छोड़कर दोबारा ऊपर उड़ना चाहिए, क्योंकि अगर लैंडिंग जोन पार हो जाए तो रनवे बहुत कम बचता है और विमान को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। और इस मुश्किल को और बड़ा बना देता है वो तपता हुआ रनवे, जिसकी सतह का तापमान 68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसके वजह से जमीन से उठती गर्म हवाएं, जिसे हम थर्मल्स कहते हैं, विमान को नीचे आने से रोक रही हैं। प्लेन की रफ्तार कम होने की बजाय और स्थिर हो रही है। पिछले कुछ सेकंड्स तक पीछे से धक्का देती टेलविंड अब अचानक सामने से धक्का मारने वाली हेडविंड में बदल जाती है। सामने से हवा बढ़ने के कारण वेव्स और ज्यादा लिफ्ट पैदा करने लगते हैं, और प्लेन और ज्यादा तैरने लगता है, जमीन से बस कुछ फीट ऊपर, बिना टच किए। कैप्टन बार बार जमीन छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन विमान जैसे हवा में लटका हुआ है। थर्मल्स, कैप्टन चिल्लाते हैं। उन्हें लगता है कि ये गर्म हवा ही प्लेन को ऊपर रोके हुए है, लेकिन क्या ये सिर्फ थर्मल्स है? थर्मल्स के साथ ये विंडशील्ड भी है जो दोनों पायलट्स नहीं देख पा रहे हैं। समय तेजी से निकल रहा है। रनवे की लंबाई कम पड़ने लगी है।
सा छू लेता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब कैप्टन की चिंता बढ़ जाती है। क्या वे तय किए गए टचडाउन जोन के भीतर लैंड कर पाएंगे? एमिरेट्स की सख्त गाइडलाइंस कहती है, अगर प्लेन टच जोन के बाहर लैंड करता है तो पायलट को तुरंत गो अराउंड करना होगा, यानी दोबारा आसमान में जाकर नई लैंडिंग की कोशिश। और ठीक उसी वक्त जैसे ही दोनों मुख्य लैंडिंग गियर्स जमीन छूने ही वाले होते हैं, कैप्टन जोर से चिल्लाते हैं, गो अराउंड, और तुरंत प्लेन को दोबारा ऊपर उठाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। बोइंग 777 जैसे आधुनिक विमानों में एक बेहद अहम और जरूरी सिस्टम होता है जिसे कहते हैं टोगा, यानी टेक ऑफ गो अराउंड। ये सिस्टम किसी भी इमरजेंसी में विमान को दोबारा उड़ाने का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तरीका है। जैसे ही पायलट ये दबाता है, फ्लाइट कंप्यूटर गो अराउंड मोड में चला जाता है और ऑटो थ्रॉटल सिस्टम इंजन को पूरी ताकत दे देता है। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम दरअसल विमान के इंजनों की थ्रस्ट, यानी ताकत और स्पीड को अपने आप कंट्रोल करता है। पायलट को हर सेकंड थ्रॉटल को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। ऑटो थ्रॉटल खुद काम करता है, वो भी हवा, ऊंचाई और जरूरत के मुताबिक। लेकिन इस पूरी टेक्नोलॉजी में एक खतरनाक पेंच है। अगर प्लेन जमीन को छू चुका है, यानी टचडाउन हो गया है, तो टोगा स्विच काम करना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर पायलट गलती से ये बटन रनवे पर दौड़ते हुए दबा दे, तो प्लेन तुरंत उड़ने की कोशिश न करे। यदि ऐसा हुआ तो वह रनवे से बाहर खिसक सकता है। इसलिए प्लेन के बटनों को दबाते ही टोगा स्विच काम करना बंद कर देता है। ऑटो थ्रॉटल अभी ऑफ हो चुका है। अब फ्लाइट 521 के कैप्टन गो अराउंड को कैसे करेंगे? लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू हुई है। विमान जमीन को हल्का सा छू चुका है, लेकिन कैप्टन को दोबारा उड़ने की जरूरत है। यही वजह है कि जमीन अब बड़ी ठंडी है। कैप्टन ने टोगा स्विच दबाया, लेकिन तब तक नहीं पता था कि गो अराउंड मोड शुरू हो चुका है। टोगा बटन तो दब गया, लेकिन ऑटो थ्रॉटल, यानी थ्रस्ट कंट्रोल तब भी लैंडिंग मोड में ही था। इंजन आइडल पावर पर ही चल रहे थे। पायलट गो अराउंड मोड में जा चुके थे, लेकिन इंजन अब भी लैंडिंग वाली धीमी स्पीड पर थे। कैप्टन ने जैसे ही विमान का नाक ऊपर उठाया, शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने आवाज दी, पॉजिटिव क्लाइंब, यानी विमान अब चढ़ाई कर रहा है। कैप्टन ने तुरंत लैंडिंग गियर वापस किए डाल दिए, लेकिन इस दौरान दोनों पायलट एक बेहद अहम चीज को नजरअंदाज कर बैठे। फ्लाइट कंप्यूटर ने अब तक अपना मोड बदला ही नहीं था और विमान की रफ्तार तेजी से गिर रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लगा कि फ्लाइट 521 मिस्ड अप्रोच कर रही है, यानी रनवे से हटकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करेगी। उसने आदेश दिया, सीधे 4000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई करो। फर्स्ट ऑफिसर ने कॉपी कहकर जवाब दे दिया, लेकिन अब विमान की चढ़ाई की रफ्तार घटने लगी और स्पीड और भी कम होती चली गई। इंजन में इतनी ताकत ही नहीं थी कि ऑटो थ्रॉटल को दोबारा बंद कर दे। फ्लाइट अब धीरे धीरे हल्के से नीचे गिरने लगी। पायलट को अब धीरे धीरे गियर बदलने पड़े।
कॉकपिट में पायलट्स जान बचाने की जद्दोजहद में थे, लेकिन उस हालत में भी उन्हें इवैक्यूएशन चेकलिस्ट ढूंढनी थी। और उस तूफानी पल में जब हर तरफ चीजें इधर उधर बिखर चुकी थीं, इस छोटी सी चेकलिस्ट को खोजने में लगभग 1 मिनट लगे। इस बीच बाहर जहाज में आग लग चुकी थी, धुआं उठ रहा, लेकिन क्रू को आधिकारिक आदेश का इंतजार था। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने खुद से इवैक्यूएशन शुरू नहीं किया। हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही इवैक्यूएशन का वक्त आया, कई यात्री घबराने की बजाय सीट बेल्ट खोलकर ओवरहेड बिन से अपना सामान निकालने लगे। बैग, लैपटॉप, सूटकेस, मानो उनके पास वक्त की कोई कमी ही ना हो। जहाँ हर सेकंड जान बचाने की दौड़ थी, वहाँ कुछ लोग सामान बचाने की होड़ में लगे। पूरी केबिन में अफरा तफरी मच गई और एक पल में ये रेस जिंदगी की नहीं बल्कि सामान की बनकर रह गई। आइजल में जाम लग गया, निकलने का रास्ता रुक गया और दूसरी तरफ आग धीरे धीरे करीब आ रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने जैसे ही दरवाजे खोलने शुरू किए, उन्हें समझ आ गया, इस जहाज की ज्यादातर स्लाइड्स अब काम नहीं करेंगी। इस बोइंग 777 विमान में कुल 10 इमरजेंसी एग्जिट थे। यीशु बहुत 5 तेज है, बाईं तरफ धीरा करो। और 5 हम दाईं बंद कर तरफ। देंगे पूरा, मेरे हर को एग्जिट तेज से नींद आ एक रही, धीरा इमरजेंसी करो जल्दी स्लाइड से। खुलती है, जिससे और धीरा यात्री करो। तेजी से बाहर निकल सकते हैं। मैं सोने की कोशिश। मानोगे नहीं तुम? अरे यार मेरे तो आवाज बंद कर दो। लेकिन उस दिन हालात सामान्य नहीं थे। तेज हवाएं और बाहर भड़कती आग ने प्लेन की सेफ्टी को खतरे में डाल दिया। जैसे ही इवैक्यूएशन शुरू हुआ, तेज हवा ने कुछ स्लाइड्स को उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। कुछ हवा में उलझ गई और कुछ तो खुली ही नहीं। इमरजेंसी एग्जिट अब सिर्फ पीछे का दरवाजा और वहीं से 282 यात्रियों को निकालना था। जैसे ही यात्री से सीधे इमरजेंसी एग्जिट के सामने आकर खड़े हो गए। भागते हुए यात्रियों के लिए ये खुद एक नया खतरा बन गया। हर फायर ट्रक ने अपनी मर्जी से जगह पर देखी, वहीं पानी डालना शुरू कर दिया। कोई प्लान नहीं, कोई तालमेल नहीं। इंजन के आसपास की आग पर तो फोकस रहा, लेकिन सबसे खतरनाक आग जो लैंडिंग गियर में नीचे छुपी हुई थी, उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आग फैल रही थी, अफरा तफरी बढ़ रही थी और हर तरफ बस एक सवाल गूंज रहा था, कौन बचेगा, कौन नहीं। तेज हवा ने जब इमरजेंसी स्लाइड्स को एक एक कर हवा में उड़ा दिया, तो दमकल कर्मी तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। कुछ स्लाइड्स को उन्होंने किसी तरह संभाला, जिससे कुछ यात्रियों को बाहर निकलने का रास्ता मिला। लेकिन थोड़ी ही देर में एक और स्लाइड फ्यूजलाज से चिपक गई और विमान के बाईं ओर के सभी दरवाजे बेकार हो गए। लेकिन अंदर का नजारा जैसे किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। घबराए हुए लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए बड़े बड़े बैग लेकर स्लाइड से कूदने की कोशिश कर रहे थे। और इस भीड़ में सर हर बच्चे को ट्रैक करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना नामुमकिन होता जा रहा था। इसी अफरा तफरी में एक परिवार अपनी 7 साल की बेटी से बिछड़ गया। बेटी को ढूंढते हुए वे भीड़ को पीछे धकेलने लगे, जिससे निकासी और भी बंद हो गई। फ्लाइट अटेंडेंट्स के सामने अब एक दिल तोड़ देने वाला फैसला था। आपको तुरंत बाहर जाना होगा। आपकी बेटी को ढूंढ लें। किसी को नहीं पता वो बच्ची बचेगी या नहीं। लेकिन वक्त कम था और आग करीब आती जा रही थी। लगभग 7 मिनट बीत चुके थे, जो कि किसी भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा समय था। लेकिन तब आखिरी यात्री ने आखिरकार फैसला कर सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स करीब 25 सेकंड बाद खुद भी विमान से नीचे उतर आए। मगर अभी भी 3 लोग विमान के अंदर रह गए थे, लीड फ्लाइट अटेंडेंट और दोनों पायलट। वजह एक 7 साल की बच्ची जो अपनी फैमिली से बिछड़ चुकी थी, अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन तीनों ने जान की परवाह किए बिना सांस लेने वाले प्रोटेक्टिव उपकरण पहने और एक बार फिर घने धुएं से भरे केबिन में घुसने की कोशिश की। मगर आग की तपिश अब इतनी भयानक हो चुकी थी कि
पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उन्हें नहीं पता था कि जिस बच्ची को वे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले ही किसी और दरवाजे से बाहर निकल चुकी और रनवे पर अपने माता पिता से फिर से मिल चुकी थी। लेकिन वो तीनों अब भी अंदर थे, अंधेरे और आग के बीच। एक जलते हुए धुएं और लपटों के बीच वो भारी मेटल शीट टूटने नीचे जहाँ कुछ यात्री लेकिन हर कोई भाग नहीं वो मेटल का रास्ता देख पाया था और उन्हें बचाकर जलाकर उन्होंने खुद को जमीन से उठाया और अब ये तय था कि इनमें किसी को ढूंढने की कोई और कोशिश नामुमकिन थी। आखिरकार उन्होंने एग्जिट डोर से छलांग लगाई। इस हादसे में 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स गंभीर रूप से घायल हुए जबकि वो तीन यात्री सुरक्षित बच गए। फायर ब्रिगेड को भारी नुकसान हुआ। एक फायर फाइटर विस्फोट में मारा गया जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? जब क्रू से पूछताछ की गई और फ्लाइट के सभी डेटा से जुड़ा तो एक-एक वजह सामने आई जो इस भीषण हादसे का कारण बनी। पहली वजह थी मौसम। अगर पायलट्स को इस वक्त ये पता चल जाता कि रनवे पर टचडाउन में विफलता की असली वजह विंड शीयर है तो शायद वो सामान्य गो अराउंड की बजाय विंड शीयर एस्केप मैन्यूअल अपनाते। इस विशेष मैन्यूअल में टोगा स्विच की बजाय मैन्युअली अधिकतम पावर देना होता है और अगर ऐसा किया गया होता तो शायद आज ये विमान महज एक और सुरक्षित लैंडिंग बन जाता न कि एक जलता हुआ मलबा। दूसरी वजह थी टोगा स्विच का फेल होना। जैसे ही लैंडिंग गियर जमीन को छूता है टोगा बटन दबाकर लैंड कर देता है। ये डिजाइन के तहत होता है ताकि रनवे पर गलती से भी इंजन जोर ना पाए। मगर जांच में साफ आया कि पायलट्स को इस तकनीक की पूरी जानकारी थी। फ्लाइट ऑपरेशन मैन्युअल में लिखा गया था लेकिन बोइंग 777 इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ये जानकारी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। पहली मुश्किल थी जर्किंग, थ्रस्ट कम पड़ने पर ध्यान ना देना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक ये फर्स्ट ऑपरेशन की जिम्मेदारी होती है। ये सुनिश्चित करना कि गो अराउंड के दौरान इंजन हरकत कर रही है या नहीं। मगर आधुनिक सिमुलेशन पर कोई पायलट बन चुका है कि कई बार पायलट खुद से बिना चेक किए मान चुके हैं कि सब ठीक है। कई पायलट्स का पूरा करियर इसी भरोसे में निकल जाता है। मगर एमिरेट्स फ्लाइट 521 की किस्मत उतनी मेहरबान नहीं थी। इनके लिए रात का समय सबसे बिजी होता है जब 52 एयरक्राफ्ट और 7,000 पैसेंजर्स यहाँ से हर घंटे गुजरते हैं। एयरपोर्ट का मुख्य केंद्र हर कंट्रोलर्स दिन में 200 फ्लाइट्स की सुरक्षा और शेड्यूल
कैपेसिटी सालाना 6 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ 50 लाख होने वाली है। और ये तो केवल शेड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं। इमरजेंसीज का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता। मुझे एक मेडिकल इमरजेंसी की खबर मिली है जो हमारी तरफ आ रही है। वो यहाँ डायवर्ट कर रहे हैं और लेकिन आप दुनिया में लैंड करेंगे। ऑन बोर्ड 9 इंजरीज हैं। यहाँ एक 23 साल की महिला भी है जो बेहोश हो गई है। It will be Fox 11 और वो यहाँ एक तो हमें रेडार कंट्रोल से सभी डिटेल्स मिल गई हैं। एक एयरक्राफ्ट है जो मस्कट से गुजरते वक्त खराब मौसम का शिकार हुआ है, इसलिए वो हवाई के लिए मदद कर रहे हैं। सलीम गुलजी ग्राउंड पर इमरजेंसी हैंडल करने वाली टीम को लीड कर रहे हैं। मैंने एम्बुलेंस सर्विसेज से बात कर ली है, पुलिस से भी बात हो गई है। एयरक्राफ्ट के लिए 4 एम्बुलेंसेज बस रास्ते में ही हैं। पायलट्स को सामने नहीं आता। बिल्कुल सही। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की नजदीक से देखने के सामने तेजी से आएंगे और सबसे पहले लैंड करेगा ताकि सब उनकी बात लैंड करें सीधा इसी अतिरिक्त अनियोजित फ्लाइट के साथ डील करना समझ आ रहा है कि मैं कुछ एयरक्राफ्ट होल्ड कर रहे होंगे डिले हो गई है। लैंड करने वाला है। वो टचडाउन से बस 3 मील की दूरी पर है। रनवे एकदम क्लियर है। फिलहाल कोई क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी उड़ान नहीं करेगा। लेकिन 10 लोग तो बहुत होते हैं। हमने एकदम पूरी स्थिति के लिए तैयारी की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम इस इमरजेंसी को संभाल लेगी। परीक्षण किए जाने की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से के लिए समय पर रवाना करना जरूरी है। सालाना 5 करोड़ 70 लाख पैसेंजर्स के साथ दुबई दुनिया का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है, जहां से इनमें से कई पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। इनमें से एक EK414 है, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के लिए रात की फ्लाइट है। सिडनी एयरपोर्ट में रात का कर्फ्यू लागू है। इसका इसलिए हमें इस गेट को डिपार्चर से 15 मिनट पहले बंद कर देना है।
तकरीबन 207 पैसेंजर्स मिसिंग हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। अभी भी 50 मिनट और 210 मिनट रश कनेक्शन पैसेंजर्स हैं। उन रश पैसेंजर्स में से 18 ने अभी लैंड किया है, लेकिन उन्हें काफी दूर खड़ा है। दूसरी ओर टर्मिनल तक पहुंचने के लिए बस से आना होगा, जिसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। मैंने टीम से पहले ही बात कर ली है, कोचेस तैयार हैं, पैसेंजर्स अभी जहाज से उतर रहे हैं। जरूरी है कि हम जल्द से जल्द मुश्किल होता है, लेकिन इससे ये भी दिखता है कि कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं कि फ्लाइट यहाँ एयरपोर्ट से अपने टाइम पर रवाना हो जाए। एयरलाइन गाइड $208 मिलियन का A330 विमान सी चेक के लिए आया है। पिछले 2 सालों से ये एक अच्छी खासी मरम्मत मांग रहा है। इसलिए 2 से लेकर 1 और इसकी एक तक चेक करने वाले ये नया होता है। मतलब हमारे पास एक पुराना प्लेन आया है, टीम कुछ समय पर सी चेक कर रखना है ताकि A330 वापस काम पर लौट सके। अगर वो 2 दिन से ज्यादा जमीन पर खड़ा रहा तो पैसों का अच्छा खासा नुकसान होगा। आज हम एक और चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिसे हम के लिए 1.2 टन स्टील फिल्म को अलग करना होगा। इसमें मॉडिफिकेशन करना है, जहाँ ये जो फिल्म होती है उसको थोड़ा और मजबूत करना होगा। स्टील फिल्म को फ्यूजलाज से 6 मेटल पिन्स जोड़ती है। फिल्म करीब 8 मीटर लंबी है। राहत देने के लिए फिल्म को ऊपर से हटाना होगा। इसके 50 स्लिंग्स हैं। उसे बस थोड़ा सा ठोक देकर मुझे लगता है कि काफी है। स्लिंग्स अब लूज हो गए। फ्यूजलाज की तरह एल्यूमिनियम अलॉय से नहीं, बल्कि कार्बन फाइबर से बनी होती है। हालांकि वो काफी वजन उठाती है, लेकिन असल में ये बहुत मजबूत है और इसे निकालते वक्त नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिना कोई परचीनी खबर के इनकी फिल्म को एकदम सही तरीके से निकालना होगा। हम कुछ भी अंदाजे से नहीं कर सकते, सब कुछ प्रोसीजर के मुताबिक ही करना होगा। बीन्स या बोन्स को एक खास हिसाब से बनाया जाता है, जो है हाइड्रोलिक पंप। बोल्ट्स एक समान प्रेशर को
मिल नहीं पा रही है। यहाँ हुई एक भी गलती का मतलब बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता देना